चलो देखो, प्रश्नावली एक आई ना, डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की किताब। प्रश्न संख्या हम लोग कर लिए थे 9 तक। 9 में आप लोगों ने कई प्रश्नों को कर लिया था, शायद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इतना कर लिया था। अब आप करिएगा, नहीं आएगा तो पूछ लेना, ठीक। इसमें से कोई अगर दिक्कत हो तो बोलो, बता दें, और नहीं तो अब हम लोग देख रहे हैं प्रश्न संख्या 10, ठीक। और ये 9वां नंबर ना एनसीईआरटी का नहीं है। एक प्रश्न है एनसीईआरटी का, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब द्वारा परिभाषित एफ सच दैट जेड टेंस टू जेड में, एक्स क्यूब का जेड टेंस टू जेड में एकाएकी तो ये होगा। अब जेड का जेड से रिलेशन करेगा तो एकाएकी होगा, उसके बाद देख लेना आच्छादक होगा कि अंतरछेदी, ठीक। एकाएकी तो डायरेक्ट दिख रहा है क्योंकि इंटीजर है और जेड टेंस टू जेड, और एक्स क्यूब है। एक्स क्यूब का जब हम करेंगे x1 बराबर x2 आ जाएगा, एकाएकी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 देखो, यहाँ दिख रहा है, एक बार देखो जरा, ठीक ना। चलिए देखिए, प्रश्न संख्या 10 में क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स बराबर ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x, इसे कहते हैं ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन, हिंदी में कहते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, समझ लीजिएगा इसे क्या कहते हैं, ये बड़ी बात है, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। इसी में आपसे कह रहा है कि एफ सच दैट, और फंक्शन का संबंध कहाँ से कहाँ है, एफ सच दैट रियल नंबर से रियल नंबर में, वास्तविक संख्या का संबंध वास्तविक संख्या से है, ठीक। अब आगे कह रहा है न तो एकाएकी है और न आच्छादक है जहाँ ग्रेटर इंटीजर फंक्शन यक्स से कम या यक्स उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। महत्तम पूर्णांक को क्या कर रहा है, निरूपित, आपको सिद्ध करना है। न ही एकाएकी है और न ही क्या है, आच्छादक। चलिए देखिए, हम पहले करेंगे किसके लिए, एकाएकी के लिए। ध्यान से समझना, ये इम्पोर्टेंट है एकाएकी के लिए, एकाएकी के लिए। पहले आप एक चीज समझ लो, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या है। इसका मतलब ये समझ लो, जैसे ये दिया है 3.12 और 3.15, ये ग्रेटर इंटीजर फंक्शन में अगर दिया है तब इसका मतलब होता है कि 3.12 का मतलब इसमें पूरा पूरा अंक कौन है, महत्तम पूर्णांक फलन, अधिकतम सबसे ज्यादा और पूरा पूरा अंक हो, तो इसमें पूरा पूरा अंक कौन है, 3 है। तो इसका भी मान कितना आएगा और इसका भी मान कितना आएगा, 3। क्लियर। महत्तम पूर्णांक का मतलब ये होता है। अब देखिए, जैसे मान लो यही ऋणात्मक दिया होता, जैसे -3.12, अब हम कहते इसका महत्तम पूर्णांक फलन बताओ, -3.1, हाँ -3.12, तो अब -3.12 में इसका महत्तम पूर्णांक यानी इससे बड़ा पूरा पूरा अंक भी हो और बड़ा भी हो, तो पूरा पूरा अंक भी हो और बड़ा भी हो, यानी ये जो आएगा ये 2 के करीब आएगा, क्योंकि 3 से बड़ा कौन होगा, 2 ना। तो ये ध्यान देना, आगे आएगा ये टॉपिक तो हम आपको और अच्छे से डिटेल कर देंगे। अभी केवल इतना समझ लीजिए, अभी हमको यही दोनों की जरूरत है। हम मान ले रहे हैं कि माना, यहां से देखो, माना 3.12 और कामा 3.15 बिलोंग्स टू आर। हमने ये मान लिया कि 3.12 भी और 3.15 ये दोनों के दोनों किस में बिलोंग करते हैं, रियल। क्योंकि आप याद करो कि जो दशमलव वाली संख्याएं होती हैं वो रियल नंबर के अंतर्गत आती हैं ना। अब अगर हम यहाँ बात करें फलन के लिए, जैसे आप करते आए हो, एफ ऑफ एक्स बराबर दिया क्या है,
ग्रेटर इंटीजर फंक्शन क्या, x। अब बताओ आपने माना क्या क्या है, एफ ऑफ 3.12, तो यहाँ पुट करेंगे 3.12, जहाँ x है वहीं पुट कर रहे हैं ना, तो आ जाएगा यहाँ बताओ कितना। और फिर अगर हम एफ ऑफ 3.15 पुट कर लें तब क्या आ जाएगा 3.15, और फिर से वैल्यू क्या आएगा 3 ही आ जाएगा। जरा ये बताइए आप क्या नियम लगाते थे, एफ ऑफ 3.12 बराबर एफ ऑफ 3.15, ये दोनों आपस में बराबर आप करते थे। दोनों का ही मान बताओ कितना आया, दोनों का मान 3 यहीं लिख दें, क्या दिख रहा है देखो नीचे तक, नहीं ये वाला स्टेप नहीं दिख रहा है ना। चलो जैसे यही देखो 3.12 का मान भी 3 आया, और 3.15 का मान भी कितना आया 3, ये दोनों आपस में बराबर हैं। लेकिन ये बताओ 3.12 इज इक्वल टू 3.15 है क्या, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसके बावजूद भी इसका मान क्या आ रहा है 3 और 3। इसका सेंस क्या हुआ, अगर ध्यान से देखो तो आप समझ जाओगे राज। ये क्या है 3.12 और ये क्या है 3, और दोनों का ही उत्तर 3 आ रहा है। बताओ दो मानों का एक ही आ रहा है, एकाएकी है क्या ये, नहीं। एकाएकी के लिए एक का केवल एक इमेज बने, ये बहु एकाएकी है, तो अतः यह क्या नहीं है, अतः यह एकाएकी नहीं, एकाएकी नहीं है। समझ गए एकाएकी क्यों नहीं है, बोलो भाई। ठीक, एकाएकी नहीं है क्योंकि दो लोगों का एक ही प्रतिबिंब मिल रहा है, इसलिए एकाएकी नहीं है। अब हम बात करते हैं किसका, आच्छादक के लिए। इसमें कहा है सिद्ध कीजिए कि न तो एकाएकी होगा और न ही आच्छादक के लिए। अब आच्छादक के लिए अगर हम बात करेंगे तो देखिए, आप जानते हो आच्छादक का नियम कानून क्या है कि सहप्रांत, इसे हम कहते हैं क्या, सहप्रांत, और इसे आप क्या कहते हो, प्रांत। एक को आप प्रांत कहते हो, एक को आप सहप्रांत कहते हो। यहाँ अगर हम 3.12 की बात करें और यहाँ 4.15 की बात करें, तो यहाँ 3.12 का मतलब यहाँ 3, और 4.15 का मतलब कितना 4। हम उल्टा देखते हैं, उल्टा क्या देखते हैं, अगर हम यहाँ 3.14 रखें तो यहाँ कोई मान होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, x पूर्णांक में होना चाहिए, तो यहाँ पूर्णांक 3 है। अगर हम यहाँ दशमलव वाली संख्या रखें तो रख सकते हैं, नहीं रख सकते। क्यों, क्योंकि ये x जो है वो पूर्णांक होना चाहिए। किसमें दिया है, ये ग्रेटर इंटीजर फंक्शन में, यानी यहाँ वाला जो मान आएगा, ये वाला मान, ये वाला है क्या मॉड में ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर कौन सी संख्या, दशमलव वाली संख्याएं आ सकती हैं, नहीं आ सकती, कभी नहीं आ सकती। अब ये बताओ कि सहप्रांत के सभी, सहप्रांत में पूर्णांश अपूर्णांश अवयवों का प्रांत में कोई प्रतिबिंब मौजूद नहीं है। ध्यान से सुनो, सहप्रांत के अपूर्णांश अवयवों का, अपूर्णांश मतलब समझ रहे हो, अपूर्णांश अवयवों का प्रांत में कोई प्रतिबिंब विद्यमान नहीं, प्रांत में कोई प्रतिबिंब विद्यमान नहीं, नहीं, अतः यह आच्छादक नहीं है। ध्यान से सुन लो, सहप्रांत के अपूर्णांश अवयव, अपूर्णांश माने इसमें अपूर्णांश आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ये महत्तम पूर्णांक फलन है। तो अपूर्णांश यानी दशमलव वाली संख्याओं का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान ही नहीं होगा, यहाँ पर दशमलव वाली संख्याएं आ ही नहीं सकती। और जबकि दिया है किससे, किसका संबंध किससे,
रियल नंबर का रियल नंबर से। अगर रियल नंबर का संबंध रियल नंबर से है तो रियल नंबर के अंतर्गत तो पूर्णांश भी आता है। अब पूर्णांश अवयवों का कोई पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः यह क्या नहीं है, आच्छादक नहीं है। तो इस तरह से न तो एकाएकी हुआ और न ही आच्छादक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का है, ध्यान दीजिएगा। हम स्टार लगा दिए हैं, देख लो, कहीं कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, उतार लो। रियल नंबर में दशमलव वाली संख्याएं भी आएंगी, हाँ चाहे जो मान लो, करनी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। दशमलव मानने से एकदम साफ साफ आपको दिख जाएगा। दशमलव मानने से जैसे 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, चाहे जो रखोगे सभी का इमेज केवल कितना आएगा, 3। तो एकाएकी तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि पूर्णांक आना चाहिए, इन सभी का मान पूर्णांक आएगा, बस इसीलिए ऐसा मान लिए। ये आपको एकदम साफ साफ दिख जाएगा। करनी मानोगे तो साफ साफ आप देख नहीं पाओगे, बस। इसमें ये बताओ, ये y वाला मान है, यानी ये क्या है, f(x), यानी ये है y, ठीक। अब ये महत्तम पूर्णांक फलन है, तो बताओ इस जगह पे क्या दशमलव वाली संख्या आ सकती है? अरे भैया महत्तम पूर्णांक फलन, पूर्णांक मतलब का पूरा पूरा, और ये 3.12 अगर हम यहाँ लिखी तो लिख सकित है नहीं, क्यों? क्योंकि ये पूरा पूरा अंक नहीं है, ये है पूरा पूरा अंक। दशमलव वाली संख्याएं पूर्णांक नहीं कहलाती हैं। तो बताओ यहाँ पूर्णांक वाली संख्याएं ही आ सकती हैं, अपूर्णांक संख्याएं यहाँ रख सकते हो नहीं, क्यों? क्योंकि खुद दिया है कि यह क्या है, अपूर्णांक है। तो अपूर्णांक वाले अवयवों का यहाँ अगर हम अपूर्णांक रख ले तो इसका पूर्व प्रतिबिंब इसमें मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, क्यों? क्योंकि ये पूरा पूरा अंक ही रहेगा। तो अपूर्णांश वाले का कोई भी यहाँ पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान। और आच्छादक का नियम क्या होता है? आच्छादक का यह नियम होता है कि सहप्रांत के सभी अवयवों का, सहप्रांत के सभी अवयवों का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। तो बताओ अगर इसमें दशमलव वाली संख्याएं आ ही नहीं सकती तो यही तो लिखे हैं, सहप्रांत के अपूर्णांश, अपूर्णांश माने जिसमें दशमलव है, पूरा पूरा अंक नहीं है, अवयवों का कोई प्रांत में कोई प्रतिबिंब विद्यमान ही नहीं होगा। अतः हाँ तो रियल नंबर में पूर्णांक नहीं होते भैया, तब अरे यार ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, यहाँ रियल नंबर में दशमलव वाली संख्या भी आ सकती है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि यहाँ दिया क्या है, ये महत्तम पूर्णांक। तो रियल नंबर यहाँ तो आ सकता है, रियल नंबर में दशमलव वाली संख्या भी, लेकिन दशमलव वाली संख्या हम इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि ये किस में है, महत्तम में है। तो रियल नंबर में दशमलव वाला भी आता है, लेकिन दशमलव वाला को कोई यहाँ अस्तित्व हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि ये क्या है, और ये दिया है रियल नंबर। तो रियल नंबर में कुछ अवयव ऐसे हैं जो दशमलव वाले होंगे, दशमलव वाली संख्याएं इसमें आ ही नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि ये क्या दिया है। अब बताओ सभी रियल नंबर का पूर्व प्रतिबिंब यहाँ विद्यमान हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। सभी रियल नंबर का पूर्व प्रतिबिंब यहाँ विद्यमान नहीं हो पाएगा, क्योंकि सभी रियल नंबर में दशमलव भी आता है। अगर दशमलव को हम शामिल यहाँ करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि ये दिया है पूर्णांक। आप समझ गए? भाषा समझोगे, थोड़ा डीप दिमाग लगाओ। हम क्या कर रहे हैं, रियल नंबर के अंतर्गत दशमलव वाला भी संख्या आ सकता है, लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि ये पूर्णांक में दिया है, यहाँ हम पूर्णांक वाली संख्या ही ले सकते हैं। अब दशमलव वाली संख्या ले ही नहीं पाएंगे, जबकि लेना चाहिए हमको दशमलव वाली संख्या भी। अब दशमलव वाली संख्या जितनी भी यहाँ लिखोगे उसका पूर्व प्रतिबिंब मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ दशमलव वाली संख्या लिख ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे? क्योंकि मॉड x है, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x है, ठीक, महत्तम पूर्णांक फलन। तो यानी दशमलव वाली संख्या का इस तरफ कोई पूर्व प्रतिबिंब आएगा ही नहीं, यहाँ दशमलव वाली संख्या एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी। तो जब दशमलव वाली संख्या का एग्जिस्ट नहीं हो पाएगा तो हमको दिया है रियल नंबर। अगर यहीं दे देता नेचुरल नंबर, रियल का नेचुरल से, तब ये सत्य हो जाता। तब ये क्या हो जाता? सत्य, क्योंकि नेचुरल में पूर्णांक ही आता है और ये पूर्णांक दिया भी है। नेचुरल नंबर क्या होता है? पूरा पूरा अंक। तो ये पूर्णांक होता और ये भी पूर्णांक होता, और पूर्णांक से पूर्णांक रख सकते हो तो पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान भी रहता, आराम से हो जाता।
समझोगे तब समझ में आएगा हम क्या कह रहे हैं। थोड़ा ध्यान से सुनो समझो, यानी इसमें जो दशमलव वाली संख्याएं लिख ही नहीं पाओगे क्योंकि महत्तम पूर्णांक फलन दिया है। ठीक, अब इतना समझाने के बाद आ जाना चाहिए, नहीं तो फिर एक बार वीडियो देखना और समझना। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 11, 10 हो गया, प्रश्न संख्या 11। 11 नंबर ध्यान से देखिए, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि f ऑफ x बराबर मॉड में x द्वारा प्रदत्त मापांक फलन f सच दैट r टेंड्स टू r। रियल नंबर का संबंध किससे? रियल नंबर से। न तो एक एकी है न आच्छादक है, जहां मॉड x बराबर x, यदि x धन या शून्य है तो x मॉड x माइनस x है। देखो सेंस समझ लो, इसको हम बना रहे, ये आपको कैलकुलस में भी उपयोग किया जाएगा। देखो इसका सेंस क्या है, ये है f ऑफ x बराबर, ये आपको जब आप लोग हल करेंगे ना लिमिट एंड कंटिन्यूटी, सीमा और संततता, तो वहाँ हम लोग इसको देखेंगे। जैसे देखो अगर x तो धनात्मक होगा, कब धनात्मक होगा? जब x का मान 0 से क्या होगा? बड़ा। 0 से बड़ा आप कुछ भी रखेंगे ये क्या आएगा? प्लस में आएगा। ठीक, और अगर हम 0 से छोटा कुछ भी रखेंगे, उसमें कहा है 0 से छोटा अगर हम कुछ भी रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। इसमें यही कहा है, एक बार ध्यान से देख लो कि सिद्ध कीजिए कि f ऑफ x मॉड x द्वारा प्रदत्त मापांक फलन f सच दैट r टेंड्स टू r न तो एक एकी है न आच्छादक है, जहां मॉड x बराबर x, जहां मॉड x बराबर x न, यदि x धन या शून्य है, यदि x धनात्मक हो या शून्य के बराबर हो तो प्लस x है। देख लो, भाषा सुन लो, भाषा क्या कहा है यहां से समझो। न तो एकाकी है न तो आच्छादक है। इसके बाद देखो जहां मॉड x बराबर x, जहां मॉड x बराबर क्या? x, लेकिन कब x? यदि x धनात्मक हो या शून्य के, धनात्मक कहने का सेंस 0 से बड़ा होगा तो धनात्मक होगा, और शून्य कहने का सेंस 0 के बराबर यानी शून्य होगा। क्लियर? ठीक, आगे क्या कह रहा है? तथा मॉड x बराबर माइनस x, मॉड x बराबर क्या? माइनस x, जहां x ऋण है, x ऋण मतलब 0 से छोटा। बोलो भाई, अगर यहां इसको बनाने में कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। क्लियर? देख लो उमेश, कोई भी दिक्कत हो तो बता दो। अभी तो हमने केवल इसको बनाया है, बनाना आपको सिखा दिया। जो बोला था भाषा बिल्कुल सेम हम लिखे हैं कि मॉड x धनात्मक होगा जब x या तो धन हो या तो 0 के बराबर हो, और मॉड x ऋणात्मक होगा जब x क्या होगा? ऋणात्मक, ऋण होगा। ऋण यानी 0 से छोटा, और 0 से छोटा कोई भी वैल्यू लोगे क्या होगा? ऋणात्मक होगा। क्लियर? अब हम देखेंगे इसको क्या है। पहले सबसे हम एकाकी के लिए, किसके लिए? एकाकी के लिए, एकाकी के लिए। अब एकाकी के लिए हम देखिए, अब रियल नंबर अगर है ये रियल नंबर, तो हम ले लेते हैं x1 कामा -1 कामा 1 बिलोंग्स टू r। बताओ -1 और 1 r में बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। अगर हम भैया यहाँ रखेंगे f ऑफ -1, तब बताओ क्या आएगा? मॉड में -1 ना, x की जगह मॉड -1, और -1 जब बाहर निकलेगा मॉड वाला वैल्यू ऋणात्मक, और f ऑफ 1 इज इक्वल टू +1, और ये भी आएगा। जरा ये बताओ, अगर हम इसको फिगर से देखें थोड़ा सा ऐसे, ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। अगर हम यहाँ -1 रख लें और यहाँ 1 रख लें तो दोनों का बताओ इमेज क्या बनेगा?
अब बताओ जरा कि ये क्या है, एकाएकी है? यह एकाएकी नहीं है, बहु एकाएकी है। तो यह एकाएकी फलन, हाँ यह एकाएकी नहीं है, एकाएकी नहीं है, नहीं है। ठीक, अब आ जाओ किसके लिए, आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए हम यहां बना रहे हैं, ध्यान से समझना, फिर लिख देंगे भाषा को। भाषा लिखना टफ नहीं है, समझना टफ है। ये क्या है, रियल नंबर, और ये भी रियल नंबर। क्यों? क्योंकि रियल का रियल से संबंध है। ठीक भाई, देखो इसमें कह क्या रहा है कि इसमें जब भी यहाँ ये है क्या, बोलो एफ ऑफ एक्स, यानी ये वाला वैल्यू है क्या सूरज, बात कम करो, यहाँ देखो ये मॉड एक्स है। जरा ये बताओ कि इसमें ऋण वाली संख्याएं आ सकती हैं क्या कभी, जबकि यहाँ रियल नंबर में ऋण वाली संख्या आता है। ऋण वाला संख्या रियल नंबर में मौजूद है, लेकिन मॉड लगने की वजह से यहाँ रियल नंबर हम रख नहीं सकते। तो बताओ जो भी ऋणात्मक संख्याएं हैं क्या यहाँ होंगी, लेकिन यहाँ हो जाएंगी। तो अब वही हो गया क्या, इसके पहले वाला नियम कि जैसे उसमें लिखे थे अपूर्णांक के लिए पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं होगा। तो ये तो है क्या, ये है सहप्रांत, ये क्या है और ये क्या है, प्रांत। तो जरा ध्यान से बताना हम जो कह रहे हैं, सहप्रांत के ऋणात्मक अवयवों का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं होगा। ठीक, अतः यह एक आच्छादक फलन भी नहीं है। ठीक, तो लिखेंगे सहप्रांत के, सहप्रांत में ऋणात्मक अवयवों का, ऋणात्मक अवयवों का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं होगा, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं होगा। नहीं होगा, अतः यह आच्छादक भी नहीं है, आच्छादक भी नहीं है। देख लो, कहीं दिक्कत हो तो बताओ। ठीक, यहाँ पर हम ऋणात्मक वाली संख्याएं नहीं रख सकते, यानी ऋणात्मक संख्या संभव नहीं है। रखा तो जा सकता है रियल नंबर की वजह से, लेकिन माड की वजह से नहीं रखा जा सकता, क्योंकि माड में कोई भी वैल्यू अगर माड से बाहर करोगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक, ये है। हाँ, माड में जीरो पुट करोगे जीरो आ जाएगा। यहाँ अगर जीरो एक्स की जगह जीरो, रियल नंबर में जीरो भी शामिल है, जब जीरो पुट करोगे मॉड जीरो का मान जीरो। ठीक, उतार लो। ध्यान से सुनो, प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है ना। इधर देखो, पहले हम ये देखो, ये दिया है, ये भी दिया है। एकाएकी के लिए हम बात करेंगे, एकाएकी के लिए। अब एकाएकी के लिए देख रहे हो तो एकाएकी का मतलब होता है एक के साथ रिलेशन। एफ ऑफ एक्स का मान 1 है। कब 1 है भैया, जब एक्स का मान किससे बड़ा है, 0 से। अब आप बताओ एक्स की जगह रियल नंबर में चाहे जो रख लो, अगर हम 1 रख लें रियल नंबर के अंतर्गत 1, अब यहाँ इस तरफ कोई रखने का चांस है, कितना आएगा। अगर हम एफ ऑफ एक्स की जगह 2 रख लें, देखो राज ध्यान से देखना, एक्स की जगह यहाँ 1 रखें, यहाँ कोई वैल्यू ही नहीं रखने की जगह, डायरेक्ट मान है। जैसे भैया यहाँ 2x होता, अगर मान लो एफ ऑफ एक्स बराबर क्या होता 2x, अगर हम यहाँ 1 रखते तो यहाँ 2 1 क्या 2 होता, यहाँ 2 रखते 2 दूना। अब जब 1 यहाँ दिया है, यहाँ x दिया ही नहीं है। अब आप यहाँ 1 रखो, चाहे 2 रखो, चाहे 3 रखो, चाहे 4 रखो, चाहे 5 रखो, हर स्थिति में वैल्यू कितना आएगा। अगर हम यहाँ 3 रखेंगे तब भी 1 आएगा, क्योंकि यहाँ x मौजूद है ही नहीं, डायरेक्ट वैल्यू दिया है। अगर 0 के लिए लोगे तो एफ ऑफ एक्स बराबर 0,
अब x की जगह जो है 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, कितना आएगा? अगर हम x की जगह यहाँ -1 या f(x) बराबर -1, तो -0 के इससे छोटा जो है जो रख लो, -2, -3, -4, लेकिन हर स्थिति में मान कितना आएगा? अब बताओ जरा ध्यान से, यहाँ देखो हम बना रहे हैं, ये है रियल नंबर में आप रख रहे हो 1, आप रख रहे हो 2, दोनों ही स्थितियों में उत्तर कितना दे रहा है? आप 3 रखेंगे तब भी 1, 4 रखेंगे तब भी 1। बताओ ये कैसा होगा? हाँ, एकाएकी है? एकाएकी नहीं है, तो एकाएकी नहीं है, एकाएकी नहीं है। बोलो कहीं दिक्कत हो तो? नहीं है ना। अगर यहाँ वैल्यू दिया होता, यहाँ इस जगह पे x दिया होता तब काम होता ना। ऐसा आप लिमिट और कंटिन्यूटी जब पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे खूब बढ़िया सी ये वाला सिस्टम। ठीक, अब आच्छादक के लिए हम देखते हैं। किसके लिए? आच्छादक के लिए। अब आच्छादक के लिए कहा है कि रियल नंबर में रियल नंबर का इमेज, ये मान लो है और ये है, ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है। रियल नंबर का रियल नंबर के साथ आपको कराना है संबंध। ठीक, अब ये बताओ 1, 0 और -1, यानी यहाँ जो आएगा वैल्यू 1 आएगा, 0 आएगा, -1 आएगा। यही तो है, क्योंकि ये देखो ये वाला मान कहाँ का है? सहप्रांत का है। f(x) बराबर 1, f(x) बराबर 0, f(x) बराबर -1। तो यानी ये है यहाँ क्या? यही, इसी को आप क्या कहते हो? f(x), इसी को आप क्या कहते हो? y। और f(x) का 3 वैल्यू दिया है, एक बार दिया है 1, एक बार दिया है 0, एक बार दिया है 1, 0, -1। रियल नंबर में इसके अतिरिक्त और कुछ आता नहीं क्या? कि और भी चीज आता है? तो यानी इन्हीं 3 के अतिरिक्त यहाँ लिखेंगे कि सहप्रांत में, ये है प्रांत और उसे क्या कहते हो? सहप्रांत। सहप्रांत। उमेश जरा बताओ, सहप्रांत में, सहप्रांत में किसके किसके लिए? 1, 0, -1 के अतिरिक्त, के अतिरिक्त किसी भी मान के लिए, अतिरिक्त किसी भी वास्तविक संख्या, क्या? किसी भी वास्तविक संख्या का, वास्तविक संख्या का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं होगा। पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं होगा, प्रांत में विद्यमान नहीं होगा, विद्यमान नहीं होगा। अतः यह क्या है? अतः यह आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। यही सिद्ध करना था। सिद्ध क्या करना था? न ही आच्छादक होगा और न ही, ये भाषा समझ गए क्या लिख दिए? कोई दिक्कत हो तो बताओ। इसमें 3 वैल्यू के अलावा कुछ मान है ये नहीं है, यही 3 संभव है, उसके बाद अलावा आप कुछ नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि यही 3 के अतिरिक्त पता ही नहीं है। अगर x यहाँ होता, f(x) बराबर रहा होता 3x, 4x, तो x की जगह हम कुछ भी पुट करते रियल नंबर में, लेकिन वो दे दिया है कि माने इसमें सहप्रांत में केवल 3 ही अवयव मौजूद ही हैं, क्योंकि जब ग्रेटर रहेगा, x का मान 0 से बड़ा रहेगा तो चाहे जो रख लो 0 से बड़ा, केवल मान कितना आएगा? 0 से बड़ा आप एक चाहे जो, 0 से बड़ा यानी 1, 2, 3, 4 अनंत तक। हाँ, अनंत तक में चाहे जो वैल्यू पुट करोगे हर स्थिति में मान कितना आएगा? यहाँ 0 के बराबर पुट करोगे हमेशा, और 0 से छोटा चाहे जो रियल नंबर पुट कर लो हर स्थिति में कितना आएगा? बताओ, यही 3 वैल्यू आएगा कि और कुछ आ सकता है? चाहे जितना मान पुट करोगे केवल यही 3 वैल्यू आएगा। तो बताओ, केवल 3 वैल्यू के रियल नंबर में केवल 3 अंक है, ये है बहुत सारा, तो यही 3 अंक के अतिरिक्त किसी भी अवयव का, किसी भी अंक का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं होगा। अतः यह क्या नहीं होगा? बोलो, अब क्लियर हुआ? एकदम साफ सुथरा। उतार लो। अगला देखो, प्रश्न संख्या 13।
क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था? 12 13वां। देखो अच्छे से आप पढ़ लोगे, एक दो बार वीडियो देख लोगे ना, तो जो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं आप खुद समझ पाओगे खूब अच्छे से ना। एक बार दो बार वीडियो भी आप देखना इसको ना, इनका वीडियोज पड़ा है, आप आराम से एक बार दो बार इसको वीडियोज देख लोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। जो थोड़ा बहुत संशय है उसमें कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 है, एक समुच्च a है, समुच्च a में 1 2 3 दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है और 3। एक समुच्च b है जिसमें b में क्या क्या है? 4 5 6 7, 4 5 6 और क्या 7 है। इसका फंक्शन फलन दिया है f, यह बराबर 1,4, बोलो उमेश, 1,4, 2,5 नहीं दिया है क्या? 2,5, 3,6 बस। हाँ, ए से बी तक एक फलन है, सिद्ध कीजिए कि कहीं। चलो अब फंक्शन दिया है ये, इधर में पहला वाला अवयव कहलाता है क्या? प्रांत। तो 1 है, 2 है और 3, और इधर ये इससे इसमें क्या है? फंक्शन है, f है। ठीक, ये फंक्शन दिया है f। अब इधर कौन है? 4 है, 1 का 4 से है, 2 का 5 से है और 3 का 6 से है। ठीक, बताओ एक अवयव का संबंध, प्रांत के एक अवयव का संबंध, इसे प्रांत कहते हैं और इसे क्या कहते हैं? सहप्रांत भी यही है और परिसर भी यही है। सहप्रांत और परिसर यही है। कभी कभी सहप्रांत और परिसर क्या हो जाता है? बराबर। लेकिन अगर बी में अवयव देखें तो 4 5 6 और एक 7 भी है, 7 छूटा हुआ है, तो 7 का यहाँ संबंध बनाया ही नहीं है। अगर 7 हम लिख देंगे यहाँ बी में, ये तो ए है और ये क्या है? बी। अगर हम 7 को भी यहाँ लिख लेंगे तो अंतरछेपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंतरछेपी। भैया याद करो, अगर ऐसे हम लिख दें, यहाँ 1 लिख लें, 2 है और 3 है, 1 2 3, और इधर कौन कौन है? 4 5 6 और 7। 1 का संबंध 4 से, 2 का 5 से, 3 का 6 से है, 7 छूट रहा है। और यही तो लिखाए थे कि अगर सहप्रांत में हाँ एक भी अवयव छूट जाता है तो ऐसे फलन को हम अंतरछेपीय फलन कहते। फलन 4 प्रकार का आपको बताए हैं, मुख्य 4, अंतरछेपी, एकैकी, आच्छादक, बहुएकैकी, यही 4 बताए हैं। तो अब बताओ इसमें छूट गया तो ये हो जाएगा क्या? ये तो है ए, समुच्च ए, और ये है वास्तव में समुच्च बी। समुच्च ए का संबंध किससे दिखाना है? समुच्च बी से। इसमें संबंध फलन दिया है 1 का 4 से, 2 का 5 से, 3 का 6 से, ये हम लिख दिए। अगर ये वाला हम लिख लेंगे तब ये हो जाएगा अंतरछेपी। और अभी यहाँ के लिए एकैकी। अगर 1 का 1 के साथ संबंध है तो एकैकी, और अवयव छूटना भी नहीं चाहिए। और अगर अवयव छूट गया, 1 का 1 के साथ संबंध है और सहप्रांत में एक अवयव बच गया जिसका प्रांत के किसी अवयव का इमेज नहीं है, तो अंतरछेपी हो जाता है। क्लियर? खूब अच्छे से। तो इसका मतलब दिया गया फलन जो है, ये फंक्शन, ये नहीं, ये वाला फंक्शन क्या है? एकैकी है। तो ये वाला तो है एकैकी, लेकिन अगर समुच्च की बात करेगा, अगर कहेगा समुच्च ए और समुच्च बी की, तो ये हो जाएगा क्या? अंतरछेपी। अंतरछेपी। ठीक, तब ये हो जाएगा अंतर। लेकिन यहाँ फंक्शन में छूटा नहीं है कोई। ठीक भाई, क्लियर? हाँ, अब देख लो कहीं कन्फ्यूजन हो तो बताओ, नहीं तो अब आगे हम लोग प्रश्न संख्या 14 से कल करना स्टार्ट करेंगे। कल कर लेंगे 14 15 जो भी है, धीरे धीरे करके ख़त्म करेंगे। थोड़ा अच्छे प्रश्न हैं, आराम से करना ना।